बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। आज है हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात, एक और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कस्टम लॉ पर। इस टॉपिक पर हमने पहले कभी पॉडकास्ट नहीं किया। आज हम कस्टम लॉ को कवर करने वाले हैं। उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट शाहान जवाहिरी साहब, जिनसे आज हम कस्टम लॉ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सुनो साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कस्टम लॉ जो है, तो इस तरफ एडवोकेट यंग, आप शुरू से ही कस्टम लॉ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यंग एडवोकेट जो पर्टिकुलर लॉ होते हैं उन पे अ, कम जाते हैं, उस फील्ड में कम जाते हैं, और ज्यादातर सिविल साइड या फिर आजकल टैक्सेशन भी हो गई है, लेकिन सिविल और क्रिमिनल को प्रेफर करते हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि जो हमारा ये कैपिटल सिटी है कराची, उसके बाहर कोई फील्ड अवेलेबल नहीं है एज सच। क्योंकि कराची में आपको पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, कस्टम्स की प्रैक्टिस भी है। तो कराची इज़ बेसिकली फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। यहाँ पे अनेक किस्म की फील्ड्स हैं वकालत में। तो कराची वाले एडवोकेट्स तो उस तरफ जाते हैं, बट अगर हम सिंध की बात करें कराची से बाहर, तो वहाँ पे जनरलाइज्ड प्रैक्टिस है। अच्छा सर, कस्टम लॉ ये होता क्या है वैसे? इसकी अगर मैं ब्रीफली इंट्रो आपसे पूछूं। असल बेसिकली कस्टम्स ये होता है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके दो विंग्स होते हैं। एक होती है आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। दूसरी होती है कस्टम्स। अब कस्टम्स टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है, अथॉरिटी है, और वो जो गुड्स इन एंड आउट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर टैक्स कलेक्ट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है अपने मुल्क के लिए। अच्छा, वो अगर कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे किस जो है इदारे का, जो आपने कहा कस्टम लॉ उस पे लागू होता है, तो वो किस तरीके से लागू होता है? कोई चीज अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं कहीं बाहर से। तो बेसिकली जो टैरिफ्स होते हैं, एफपीआर की तरफ से पार्लियामेंट लॉ पास करती है, फिस्कल लॉज। तो उसमें पे ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, उसके एचएस कोड्स होते हैं हर गुड के। तकरीबन ऑल ऑफ द गुड्स आर कवर्ड इन दैट। उसमें वो परसेंटेज दी होती है कि भाई कस्टम ड्यूटी इतनी है, आरडी उतनी है। तो उस हिसाब से कस्टम वाले कैलकुलेट करते हैं आपके गुड्स पर, और वो टैक्स लगा के फिर आपको गुड्स क्लियर करके देते हैं। अच्छा, वो जो टैक्स होता है वो फिक्स्ड उसकी वैल्यू होती है या फिर चेंज होती रहती है उसकी? वैल्यू वो पार्लियामेंट लॉ के तहत फाइनेंशियल जो बजट आती है उसमें ऊपर नीचे कर सकती है, बट ओनली पार्लियामेंट कैन डिसाइड, यानी कि 40% ऑफ कस्टम ड्यूटी या आरडी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी उस पर लगनी चाहिए। बाकी वैल्यूज़ होती हैं वो फिर कस्टम आपस में डिसाइड करती है, इनका इंटरनल मैटर होता है। अच्छा, बीच में आपने एक वर्ड कहा कि टैरिफ। तो टैरिफ का मैं कहूँ कि आम ऑडियंस को ज्यादा पता नहीं होता, जैसे मुझे भी नहीं पता अभी कि टैरिफ क्या होता है वैसे कस्टम लॉ में। टैरिफ्स समझ लें कि टैक्सेस ही हैं। वो एक कस्टम अपना देती है कि इसमें ये टैक्सेस इस गुड्स पे लगनी चाहिए। तो उस पर होती है कि गाड़ियों का चैप्टर 85 है, तो उसमें दिखाती है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इतनी परसेंटेज ड्यूटी होनी चाहिए, हाइब्रिड पे इतनी होनी चाहिए, या जो नॉर्मल इंजन्स हैं उस पर इतनी होनी चाहिए। तो वो टैरिफ्स यानी कि एक टैक्सेस का होता है कि इस पर कितना परसेंटेज कौन सा टैक्स लगेगा। अच्छा, एक चीज आम होती है कि स्मगल्ड चीजें होती हैं बाहर से, स्मगलिंग करके आ गई, वो क्या, उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या होती है यानी उसकी? कि जो स्मगलिंग को हम बोलें तो स्मगलिंग बेसिकली गुड्स होते हैं। गुड्स हम चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। गुड्स मुल्क में आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं विदाउट ऑफिशियल रूट्स, विदाउट पेइंग ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो यानी कि जो भी चीज़ पाकिस्तान में आ रही है या बाहर जा रही है और उस पर हम टैक्स नहीं भरते, तो उसको हम स्मगल्ड गुड्स बोलते हैं। अच्छा, जो स्मगलिंग होती है, फॉर एग्जांपल कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं हम बाहर से ना स्मगलिंग के जरिए, तो वो यहाँ पे आके पकड़ी जाती हैं, तो उस पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो उन टैक्स से बचने के लिए क्या एक ही रास्ता होता है कि कस्टम रजिस्टर्ड हो वो गाड़ियाँ? अगर गाड़ियों का आपने सवाल पूछा, अगर गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियाँ, स्मगल्ड गाड़ियाँ जो हम सुनते हैं कि वो पाकिस्तान में आती कैसे हैं। बेसिकली हमारा नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान, और वहाँ पे इतनी पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पाकिस्तान में अभी के टाइम पे यही है कि 3 साल से पुरानी गाड़ी या कमर्शियल व्हीकल हो तो 5 साल से पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। और जापान में पुरानी गाड़ियाँ वैसे भी बहुत सस्ती मिलती हैं। तो करते क्या है स्मगलर्स, के जापान से ऑक्शन में ख़रीदते हैं गाड़ी,
पाकिस्तान में ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू अफ़गानिस्तान भेजते हैं गाड़ी, कि भाई ये अफ़गानिस्तान से बुक हुई है, तो हम यहाँ से पोर्ट से उतरती है, हम लोड करके अफ़गानिस्तान भेज देते हैं। फिर वहाँ से वो अनआइडेंटिफाइड रूट से पाकिस्तान में लेकर आते हैं, और फिर ऐसे हम उसको NCP नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी बोलते हैं, स्मगल्ड व्हीकल्स भी बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज कस्टम ओकेशन, वो क्या होती है, एंड मिसयूज उसके क्या होते हैं, ओकेशंस के, व्हीकल्स के, अगर हम मैं पूछूं तो। कस्टम ऑक्शंस की अगर बात करें तो ऑक्शंस जैसे आम तरह के ऑक्शंस होते हैं कि बिड्स लगती हैं, कोई भी सामान आता है। अब सामान कस्टम के पास आता कैसे, या तो कोई लोग सामान मंगवा के पोर्ट पे छोड़ देते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए वो क्लियर नहीं करवाते, या कस्टम कोई गाड़ी पकड़ लेती है जिसका चेसिस टेम्पर्ड नहीं है, जेन्युइन गाड़ी है बट नॉन कस्टम पैड है, तो वो फिर ऑक्शंस में गाड़ी आ जाती हैं। अब इसके मिसयूज़ की बात की जाए तो मिसयूज़ इस तरीके से होता है कि फिर हम अब होते हैं डिपार्टमेंट से सेटिंग्स वगैरह भी होती हैं पाकिस्तान में। उसमें होता है कि हम गाड़ी वहाँ पे दिखाते हैं कागज़ों में कि गाड़ी कस्टम वालों ने पकड़ी है, गाड़ी हमारे पास ही खड़ी होती है घर में, फिर उसकी कागज़ी कार्रवाई शुरू होती है, फिर वो आ जाती है ऑक्शन में। फिर ऑक्शन में हम उसकी रिज़र्व प्राइस, जिसको RP बोलते हैं, वो कम सेट करवाते हैं, और फिर वैसे हम गाड़ी को कानूनी शिकल दे देते हैं ऑक्शन से खरीद के। अब फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी 1.5 करोड़ की है, तो हम जापान से मुझे वो पड़ी है 30 लाख में। फिर ये हम ऐसे करते हैं 40-50 लाख का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्शन में सस्ते में खरीदते हैं, कम RP गाड़ी की रिज़र्व सेट करवा के ऑक्शन में खरीदते। फिर ऐसे यानी कि 1.5 करोड़ वाली गाड़ी हमें लीगल होकर 70, 80, 90 लाख तक मिल जाती है। फिर ऐसे वो लीगलाइज हो जाती है स्मगल्ड व्हीकल्स। अच्छा अच्छा, SRO नंबर जो है 1619, ये क्या होता है? ये 3 अक्टूबर 2024 को ये SRO पास हुआ है। अब होता ये है कि कस्टम का कानून है कि अगर आप की गाड़ी है, भले वो लोकली असेंबल्ड हो, यहाँ की बनी हुई हो, पर अगर उसमें स्मगलिंग वाले गुड्स पकड़े जाते हैं और कल को वो गुड्स आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये लीगली इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान है, तो वो गाड़ी आपकी आउटराइट कन्फिस्केशन में चली जाती है। मतलब कि भले आपकी इम्पोर्टेड गाड़ी हो, आपकी रजिस्टर्ड गाड़ी हो, वो भी चली जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं रेंट कार में हूँ, मैं रेंट कार में गाड़ी देता हूँ, किसी ने मुझसे फॉर्च्यूनर रेंट कार पे ली, हमारे पास ऐसे केसेस चल रहे हैं अभी, तो उसने ली, अब उसने वहाँ पे कंट्राबैंड्स जो नारकोटिक्स होते हैं वो सप्लाई किए, अब कस्टम वालों ने पकड़ लिया। अब वो तो गुड्स तो होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, सीज हो गए, अब ये गाड़ी भी बंदे की हमेशा के लिए चली गई। अब रेंट कार वाले का क्या इसमें गलती है? तो ये इस कानून में थोड़ी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि अगर हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहा है जिसका गुड्स से, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हम गाड़ी के लीगल ओनर हैं, तो फिर इस हिसाब से यानी कि थोड़े इस लॉज में हैं, बट बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है। अच्छा, जो स्मगल्ड गाड़ियां होती हैं, इनकी जो है परचेस और सेलिंग पाकिस्तान में ज्यादातर होती रहती है, कोयटा में और कराची में भी होती रहती है। तो इन चीजों को ये कस्टम जो है ऑफिसर्स वो डिटेक्ट कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे हैं? इनका एक नेटवर्क बिछाया हुआ होता है स्पाइस का। आप देखते हैं मुखबरी जिसको हम बोलते हैं मुखबर, तो हर एजेंसी का अपना मुखबर होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पुलिस के होते हैं, तो वो मुखबरी करते हैं, फिर उसमें से कस्टम उनको 5%, 10% ऑफ रिकवर्ड माल जो होता है उसका देते हैं अनऑफिशियली, बट दे देते हैं। तो उनकी यानी कि एक नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा फिर वो देखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर्स को भी देखते हैं खड़ी करके। शहरों में तो कराची में चेकिंग्स भी होती हैं, गाड़ी के चेसिस नंबर, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, फिर वो अपना डेटा चेक करते हैं, अगर मैच नहीं कर रहा है, डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो फिर आपकी गाड़ी को सीज कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई गाड़ी सीज हो जाए उसकी पेनल्टीज क्या होती हैं? क्या वो रिकवर हो सकती है फिर बाद में? गाड़ी अगर स्मगलिंग के इल्ज़ामात में सीज की जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ। ठीक है, पहले गाड़ी को 20%, 30% पेनल्टीज लगा के छोड़ देते थे, अब इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज तो किया हुआ है 1619 को, अब जब तक इसका फैसला है तब तक तो गाड़ियाँ छोड़ना मुश्किल है, बट देयर आर अदर रूट्स गाड़ियाँ क्लियर कराने के लिए, बट अभी मुश्किल है। अच्छा, हाउ इम्पोर्ट इज डन, कैसे इम्पोर्ट? इम्पोर्ट बेसिकली क्या होती है कि आप एक सेलर से, जो कंसाइनर होता है, बायर बैठा हुआ होता है, आप उससे माल खरीदते हैं, फिर आप अपने प्रोसेस से शिपिंग लाइन से बुकिंग वगैरह करा के कंटेनर पहुंचाते हैं पाकिस्तानी किसी भी पोर्ट पर, पोर्ट कासम हो गया या कराची में कोई भी पोर्ट हो गया। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे उतरता है माल तो आपको गुड्स डिक्लेरेशन GD जिसको हम बोलते हैं वो फाइल करनी होती है। और उसमें क्या होता है कि 79 में हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं, भाई ये हमारा माल है इतना, इस पर इतना टैक्स लगता है, वो हम पे कर देते हैं। पर अगर कस्टम एग्री करती है
असेसमेंट उतनी रखती है जितनी हमारी है, जेन्युइन उनको लगता है तो ठीक है, वरना फिर वो असेस करते हैं और अपने हिसाब से अगर ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं तो फिर वो हमें देते हैं कि अभी पे करो, हम पे करते हैं तो फिर इस तरीके से हमें फिर गेट आउट का ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम में, फिर हम माल निकाल लेते हैं। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी अगर स्मगल्ड तरीके से पाकिस्तान में चल रही है तो उसे कभी एक्साइज पुलिस उठा के लेके जाती है या फिर कभी नॉर्मल वो सिंध पुलिस, तो असल में रजिस्ट्रेशन होती कहाँ पर है स्मगल्ड गाड़ियों की, एक्साइज में या फिर कस्टम में? सबसे पहला तो जवाब आपके सवाल का यही है कि लोकल पुलिस भी अगर कोई स्मगलिंग वाली चीज़ पकड़ती है, भले वो गाड़ी हो या कुछ हो, या एक्साइज वाले, तो वो हैंड ओवर करते हैं कस्टम्स को फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, बाकी गाड़ी जो कस्टम्स गाड़ी आती है पोर्ट पे, हम क्लियर करवाते हैं या ऑक्शन से खरीदते हैं तो उनके एक इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, कस्टम के पास वो डेटा होता है और वो फिर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट सारे हम उसमें एक्साइज में देते हैं, फिर वो हमें हमारी एक इंपोर्टेड गाड़ी रजिस्टर करके देते हैं। फिर वो ऑक्शंस के डॉक्यूमेंट्स हो या हमने पोर्ट से मंगवाई हो, बाहर से वहाँ से क्लियर कराई हो, तो वो दोनों यानी कि एक्साइज की रजिस्ट्रेशन होती है, नंबर वो अलॉट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स। जी। अच्छा, तो इसकी कस्टम की लॉ जो है लीगल प्रोसीडिंग वो क्या होती है? कस्टम्स की लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं दो तरीके से। एक होता है पोर्ट पे, ये आपने माल मंगवाया, आपने 10,000 किलो की जगह पे 5,000 किलो वेट दिखा दिया, या आपने 2 रुपये की जगह पे रेट रुपया दिखा दिया कि टैक्स की वो रिडक्शन हो, तो उस पर फिर कस्टम्स क्या करती है, सबसे पहला जो लीगल स्टेप होता है आपके खिलाफ कंट्रावेंशन रिपोर्ट बनाती है। फिर वो कंट्रावेंशन रिपोर्ट कस्टम के एक अलग कलेक्ट्रेट है एडजुडिकेशन, जिसको हम कस्टम की ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं एक तरीके से, फिर वहाँ पे वो जाती है, फिर वहाँ पे केस चलता है और उसके बाद अगर वहाँ से फैसला फेवर में आया अगेंस्ट माई व्हाट्सोएवर द केस में भी, तो उसके बाद फिर हम जाते हैं ट्राइब्यूनल हो गया, कलेक्टर अपील्स हो गया, फिर ऐसे हम ऊपर चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अच्छा, कस्टम्स में जो काइंड ऑफ केसेस हैं, किस किस किस्म के केसेस होते हैं? कस्टम्स में केसेस बहुत किस्म के होते हैं। एक तो जब कस्टम्स की जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है या डायरेक्टेड इंटेलिजेंस है, वो जब कोई गुड्स पकड़ती है, स्मगल्ड गुड्स पकड़ती है, तो उस पर सीजर रिपोर्ट बनाती है। सीजर रिपोर्ट के बाद फिर वो केसेस अपने एक हायरार्की में चलता है, जैसे आपने बताया एडजुडिकेशन के बाद। पर अगर उसमें क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सीजर रिपोर्ट्स में स्मगल्ड गुड्स में एफआईआरें भी होती हैं, आम जाम होती है, नॉर्मली होती रहती हैं, पर अगर कोर्ट पे मैंने कम ऊपर कर दी है कि कोई वेट कम दिखा दिया है, वैल्यू कम दिखा दिया, तो फिर वो कंट्रावेंशन बनती है और इसी हिसाब से फिर यानी कि एक हेरा कस्टम्स की उसमें यानी कि लीगल हायरार्की में काम चलता है कि ऊपर तो ऊपर आदमी जाता है। अच्छा, एक सेलर होता है फॉर एग्जांपल, वो स्मगल तरीके से गाड़ी कोई मंगवाता है और वो सेल कर देता है, लेकिन जो परचेज करने वाला है उसे पता नहीं है कि ये स्मगल तरीके से आई हुई है और वो परचेज कर लेता है फेक नंबर पे, तो उसका सोल्यूशन क्या है? किस जो है पेनल्टीज क्या सेलर पे लगेंगी या फिर जो परचेज आप जिसने आखिर में किए उस पे लगेंगी? बिल्कुल, ये रिसेंटली एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। तो असल में होता ये है कि मैंने 4 साल पहले एक गाड़ी स्मगल की है, मेरे पास कोई भी उसका कस्टम का इंपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, पर मैंने एक्साइज वालों की रजिस्ट्रेशन करवा ली है एनी हाउ। ठीक है ना, करवा लिया, मेरे पास गाड़ी का नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन की बुक भी है, को फिर मैंने दूसरे बंदे को भेजा, उसने तीसरे बंदे को भेजा। अब तीसरे बंदे को तो पता ही नहीं गाड़ी की हिस्ट्री क्या है, वो तो समझेगा भाई पेपर बुक भी है, नंबर भी है, एक्साइज वालों की वेबसाइट पे भी गाड़ी आ रही है, तो रजिस्टर है, टैक्स भी पेड है, नंबर चेक करता हूँ। नंबर चेक करते। आम आवाम को नहीं पता होता ना कि इंपोर्ट गाड़ी का प्रोसीजर क्या होता है, क्या देखना चाहिए क्या नहीं। तो फिर उसमें क्या, कस्टम वालों ने पकड़ लिया, कस्टम वालों ने इस गाड़ी का अपने सिस्टम में डेटा डाला, तो ऐसी तो गाड़ी कोई इंपोर्ट हुई नहीं है, तो फिर वो गाड़ी उठा लेते हैं। और इसमें ऑप्शन बंदे के पास क्या है, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, ठीक है ना। उसमें इस जजमेंट से पहले तक तो वो उठा लेते थे, बोलते थे हमारा क्या जाए, आपको चेक के लेना चाहिए था, अब इंपोर्ट हुई नहीं स्मगल्ड व्हीकल से, और एक्साइज को तो हम मानते ही नहीं है। उनके अपने कानून में भी तरमीम कर लिए सेक्शन 187A में कि अगर एक्साइज की रजिस्टर्ड भी गाड़ी है तो भी अगर इसकी इंपोर्ट हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं, इंपोर्ट नहीं हुई, स्मगल्ड व्हीकल है, तो वो भी हम सीज कर सकेंगे हमेशा के लिए। वो एक्साइज की रजिस्ट्रेशन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अगर बंदा पकड़ा जाता है और इनोसेंट है, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट यही आई थी कि यानी कि जो चौथा बंदा है, तीसरा बंदा है जिसने गाड़ी खरीदी है, उसके पास तो नहीं, उसने तो रजिस्ट्रेशन देखी, अ लेमैन विल ओनली सी द रजिस्ट्रेशन बुक। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि इसको एक लीगल एक्सक्यूज़ का टर्म दिया कि भाई अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन बुक है और वो थर्ड फोर्थ बायर है, तो फिर यानी कि इस सूरत हाल में कस्टम वालों को गाड़ी छोड़नी चाहिए। और उस पर भी कस्टम वालों ने क्या किया, जल्दी से लॉ अमेंड कर दिया। वो 3-4 माह पहले जजमेंट आई थी, अभी ये जुलाई में उन्होंने फाइनेंस एक्ट में के थ्रू कस्टम्स एक्ट में अमेंडमेंट करवा ली। अमेंडमेंट ये करवा ली कि भाई अभी रजिस्टर्ड भी है, जैसे मैंने 187A का खुलासा दिया, तो फिर भी हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को बाईपास करते हैं नए कानून लाके। अच्छा, व्हाट इज जो ग्रीन चैनल होता है कस्टम में, वो क्या होता है? जी जी, ग्रीन चैनल ये यानी कि प्रोफाइल्स होती हैं इम्पोर्टर्स की कि भाई ग्रीन 3 चैनल्स होते हैं। ग्रीन चैनल होता है, फिर येलो चैनल होता है, फिर होता है रेड चैनल। अब ग्रीन चैनल में यानी कि एक बंदा समझे कि कस्टम बोलते कि भाई ये ट्रस्टेड बंदा है, अब वो जैसे ही जीटी फाइल करता है उसकी ऑटोमेटिकली असेस हो क्या चीज़ होती है, वो अपने ड्यूटी टैक्सेस पे करके गाड़ी से माल निकाल देता है और कोई भी चेक इन बैलेंस नहीं होता ग्रीन चैनल में। और हैरानी की बात है, आज अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में कराची में स्पेशली 65% इम्पोर्ट की चीज़ें ग्रीन चैनल में हो रही हैं। यानी कस्टम ना खड़े करके कंटेनर अंदर चेक कर रहा है कि क्या आ रहा है क्या आ रहा है। यानी कि मैंने बोला इसमें साबुन है, तो कस्टम बोले कि ओके गुड है, साबुन है, चेक ही नहीं करेगी, छोड़ देगी। फिर आता है येलो चैनल, उसमें यानी कि कुछ रोक के चेक करते हैं, यानी कि मेरे 20 कंटेनर आ रहे हैं महीने में, 10 छोड़ देंगे, 10 चेक करेंगे। बाकी रेड चैनल होता है हर एक कंटेनर को खोल के ग्राउंड करवाएंगे, फिर उसकी एग्जामिनेशन करेंगे प्रॉपर। अच्छा, पाकिस्तान में जो इनोसेंट बायर हैं, परचेज करने वाले, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कस्टम लॉ के हवाले से? किन चीजों को ध्यान में रख के चीजें खरीदनी चाहिए उनको? जब भी आप गाड़ी लेने जाएं और वो इम्पोर्टेड व्हीकल यानी कि पाकिस्तान में असेंबल्ड नहीं हो, जापान से हमारी आती है, मीरा से लेकर क्राउन तक आती है गाड़ियाँ, बहुत आती है लैंड क्रूज़र तक। तो सबसे पहले तो उसकी इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करें। इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स मांगे, वहाँ से वीबुक सिस्टम में कोई भी कस्टम वाला ढूंढें, उससे वेरीफाई करवाएं कि भाई ये कस्टम की लीगल इम्पोर्ट है नहीं है। वेरिफिकेशन सिर्फ कस्टम में होगी वो? कस्टम्स का डेटा है ना, तो वो वीबॉक में कोई कस्टम का ऑफिसर आपको करके दे, या कोई क्लियरिंग एजेंट हो जिसके पास सिस्टम की एक्सेस हो, तो वो आपको करके देगा कि भाई ये डेटा अवेलेबल है विद कस्टम्स और नोट। उसके अलावा अगर इम्पोर्टेड गाड़ी आपने ऐसे ही ले ली और कल को बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन है, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है एक्साइज की रजिस्ट्रेशन का। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू कस्टम लॉ पे। उम्मीद है कि आप सबको मुतासिर कुन लगी होगी। अपने फीडबैक का ज़रूर इज़हार करें। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर हमें बताएं। शाहान भाई को हम फिर से तकलीफ देंगे दूसरे पार्ट में। कोई भी क्वेश्चन हो हमें ज़रूर फीडबैक दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह निगहबान।